प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट सेकंड के कंपनी अधिनियम को पढ़ रहे थे और कल हमने पढ़ा कि निजी कंपनी से हमारा क्या आशय है और निजी कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं। आज इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि एक निजी कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किन किन छूटें या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो निजी कंपनी को विशेषाधिकार या छूटें प्राप्त है उनमें सबसे पहला बिंदु है न्यूनतम सदस्य संख्या। अर्थात एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए, जबकि निजी कंपनी केवल 2 सदस्यों के माध्यम से ही कंपनी का प्रारंभ कर सकती है, कंपनी का समामेलन करा सकती है। तो इस तरह से सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है, जो सार्वजनिक कंपनियों के लिए 7 है, वही निजी कंपनियों के लिए 2 है। यदि कंपनी एकल कंपनी है तो केवल अकेला व्यक्ति भी जो है वो निजी कंपनी की शुरुआत कर सकता है। दूसरा बिंदु है क्रय विवरण। जैसा कि कल भी हमने कंपनी की विशेषताओं में आपको बताया कि एक निजी कंपनी को अपनी पूंजी की व्यवस्था अपने श्रम के स्तर पर करनी पड़ती है, अर्थात वो जनता को अंश या ऋण पत्र क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में निजी कंपनी को क्रय विवरण बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ये भी एक उसे छूट प्राप्त है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई क्रय विवरण तैयार नहीं करना पड़ता, जबकि आप जानते हो कि सार्वजनिक कंपनी को अपना क्रय विवरण बनाना आवश्यक होता है। क्रय विवरण बनाती है, क्रय विवरण को जनता में जारी करती है, उसके माध्यम से न्यूनतम अभिधान की व्यवस्था करती है और उसके बाद वो अंशों का आवंटन करती है। तो एक लंबी प्रोसेस जो है वो सार्वजनिक कंपनी के लिए होती है, जबकि निजी कंपनी अपने समामेलन के तुरंत बाद बिना किसी क्रय विवरण को जारी किए या रजिस्ट्रार के यहाँ क्रय विवरण का रजिस्ट्रेशन कराए अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तीसरी छूट जो एक निजी कंपनी को प्राप्त है वो है न्यूनतम अभिधान की व्यवस्था, जो अभी मैंने आपको इसी बिंदु के अंतर्गत बताया कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अंशों के आवंटन के लिए न्यूनतम पूंजी अभिधान की व्यवस्था करनी होती है, अर्थात मिनिमम सब्सक्रिप्शन की व्यवस्था उसे करनी होती है। जबकि निजी कंपनी को ये छूट प्राप्त है कि उसे किसी भी प्रकार के न्यूनतम अभिधान की व्यवस्था किए बिना भी वह अपने व्यवसाय का प्रारंभ कर सकती है। नेक्स्ट, संचालकों की न्यूनतम संख्या। जहां तक संचालकों की न्यूनतम संख्या का प्रश्न है, एक निजी कंपनी में केवल 2 संचालकों से ही निजी कंपनी अपना कार्य कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर भी उसे एक संचालक की छूट प्राप्त होती है। नेक्स्ट, आपके स्वतंत्र संचालक। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में यह कहा जाता है कि संचालकों की संख्या का 2/3 स्वतंत्र संचालक होने चाहिए, 2/3। जबकि एक निजी कंपनी को इस तरह के किसी भी स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसे ये छूट प्राप्त है कि उसे किसी भी प्रकार के स्वतंत्र संचालक नियुक्त नहीं करने होते, जबकि सार्वजनिक कंपनी के ज्यादातर संचालक स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट, आपके बारी से निवृत्त होने वाले संचालक। बारी का यहां पर मतलब है विद्यार्थियों रोटेशन से, जिसे आप पारी शब्द भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बारी थोड़ा सा अटपटा लगे तो ये पारी भी आप इसे कह सकते हैं। पारी से निवृत्त होने वाले संचालक। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कुल संचालकों के
3/4 का 1/3 कुल संचालकों की संख्या के 2/3 का 1/3 प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अर्थात जैसे यदि किसी सार्वजनिक कंपनी में 12 संचालक हैं तो 12 का 2/3 8 ही होते, 3 चौको 12। अब 8 का 1/3 प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होंगे, अर्थात 3 संचालक हर साल रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर पुनः नियुक्ति की जाती है। तो बारी से निवृत्त होने वाले संचालक, जबकि निजी कंपनी को यह विशेषाधिकार या छूट मिली हुई है कि उसके संचालकों को किसी भी तरह से कोई रोटेशनली सेवानिवृत्त नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट आपके संचालकों की अयोग्यताएं। जहां तक संचालकों की अयोग्यताओं का सवाल है, निजी कंपनी अंतर्नियम के माध्यम से संचालकों की अयोग्यताओं का निर्धारण कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी अधिनियम में प्रावधान है उस प्रावधानों के अंतर्गत ही अपना कार्य करती है। तो संचालकों की जो अयोग्यताएं हैं, कोई विशेष प्रकार की अयोग्यता को हम जोड़ना चाहें तो चूंकि निजी कंपनियां अपना स्वयं का अंतर्नियम बनाती हैं, सार्वजनिक कंपनियों को प्राय अंतर्नियम यदि नहीं बनाती तो उन्हें कंपनी अधिनियम में दिए गए प्रारूप को ही अपने अंतर्नियम के रूप में स्वीकार करना होता है। तो ये भी उसे छूट प्राप्त है कि वो चाहे तो किसी अयोग्यता को वो अपने अंतर्नियम के अंतर्गत शामिल कर सकती है। लघु अंशधारियों का संचालक, यदि कंपनी में कोई पर्टिकुलर अंशधारियों की संख्या कम है, लघु अंशधारी है, तो ऐसी दशा में उनका भी संचालक, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन एक निजी कंपनी को यह छूट प्राप्त है कि उसे लघु अंशधारियों की नियुक्ति नहीं करनी होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी में 1000 संचालक हैं तो उनके मांग पर या कुल संचालकों के 1/10 संचालकों की मांग पर लघु अंशधारियों का संचालक नियुक्त किया जाता है। तो ये भी उन्हें एक छूट प्राप्त है। इसी तरह से संचालक पदों की संख्या, अर्थात संख्या से आशय अधिकतम संख्या, अधिकतम कितने संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। न्यूनतम हमने बिंदु संख्या 4 में देखे जो 2 और 3 थे। अधिकतम संचालकों की जो संख्या है वो निजी कंपनी में 15 है और सार्वजनिक कंपनी में 20 है। अर्थात एक सार्वजनिक कंपनी जो है वो अधिकतम संचालक 15 नियुक्त कर सकती है, इससे अधिक वो नियुक्त नहीं कर सकती। सार्वजनिक कंपनी यदि, निजी कंपनी यदि चाहे तो 15 से अधिक संचालकों की भी नियुक्ति कर सकती है। ये उसे छूट प्राप्त है। नेक्स्ट, मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी अर्थात KMP। की मैनेजरियल पर्सनल, मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी। सामान्यतः निजी कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनियों में इसकी नियुक्ति करना आवश्यक होता है। तो ये भी एक निजी कंपनी को छूट प्राप्त है कि उसे कोई KMP नियुक्त नहीं करना पड़ता, कोई मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं करनी होती है। नेक्स्ट, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर भी सार्वजनिक कंपनियों पर प्रतिबंध है, अर्थात वो अपने लाभों के 11% से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर सकती। लेकिन एक निजी कंपनी यदि चाहे तो वह इससे अधिक राशि का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में भुगतान कर सकती है। तो ये भी उसे एक छूट मिली हुई है, जबकि सार्वजनिक
कंपनी है उस पर यह प्रतिबंध है कि वो अपने लाभों का 11% अधिकतम का ही पारिश्रमिक के रूप में प्रबंधकों को भुगतान कर सकती है। नेक्स्ट, अपने अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। सामान्यतया कोई भी सार्वजनिक कंपनी अपने ही अंशों को खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई वित्तीय मदद उसे नहीं कर सकती, कोई ऋण आदि नहीं दे सकती। लेकिन चूंकि ये जो नियम है कंपनी अधिनियम का वो निजी कंपनी पर लागू नहीं होता है, तो ये भी उसे एक छूट प्राप्त है कि वो यदि चाहे तो किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी में अंशधारी बनाने के लिए उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है कार्यवाहक संख्या अर्थात कोरम, कि कंपनी जब भी अपनी बैठक आयोजित करे, जब भी अपनी सभाओं का आयोजन करे, सार्वजनिक सभा वगैरह का, वार्षिक साधारण सभा वगैरह का, तो ऐसी दशा में कितने न्यूनतम लोग चाहिए ताकि एक वैध सभा आयोजित की जा सके। तो यहां पर इस संबंध में जो है एक निजी कंपनी मात्र 2 सदस्यों के आधार पर अपना जो है मीटिंग का आयोजन कर सकती है, यानी उसकी जो कार्यवाहक संख्या है वो 2 व्यक्ति तक है, यदि इसके विरुद्ध या इसके विपरीत अंतर नियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो। जबकि हम देखते हैं कि जैसे सार्वजनिक कंपनी है तो 1000 सदस्य तक 5, 5000 तक 10 और 5000 से अधिक 15, इस तरह से उनका जो कोरम है वो होता है। तो कार्यवाहक संख्या जो है वो मात्र 2 सदस्यों की सभा में उपस्थिति से ही एक निजी कंपनी अपनी सभा को वैधानिक रूप दे सकती है और उस सभा में लिए गए सभी नियम सभी सदस्यों को के लिए बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट आपके वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन। वार्षिक साधारण सभा का जो प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, वो जहां तक वार्षिक साधारण सभा के प्रतिवेदन की बात है कि वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जानी है तो कितने दिन पूर्व जो है सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की सूचना दी जानी है। इस संबंध में एक निजी कंपनी अपने अंतर नियम में प्रावधान कर सकती है, जबकि सामान्यतः सार्वजनिक कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा के आयोजन के 21 दिन पूर्व जो है सभा के आयोजन की सूचना देनी होती है। तो ये भी उसे एक छूट प्राप्त है। और अंतिम जो विशेषाधिकार या छूट है जो निजी कंपनी को हासिल है वो है सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। अर्थात सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन भी जो है वो एक निजी कंपनी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, जबकि यहां पर इस तरह के प्रावधान है कि ऐसी कंपनियां जिनकी पूंजी प्रदत्त पूंजी, जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या इससे अधिक है, या जिनका टर्नओवर वार्षिक जो विक्रय है औसत टर्नओवर वो 2.5 करोड़ से अधिक है, तो उन्हें सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन सबमिट करना आवश्यक होता है। तो ये भी एक निजी कंपनी को विशेषाधिकार या छूट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम द्वारा कौन कौन से विशेषाधिकार या छूटें दी गई हैं ताकि निजी कंपनियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। थैंक्स।